हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सैलरी पीएफ एसआई की एंट्रियां करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो इन एंट्रियों का आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में ये एंट्रियाँ की जाती है फॉर द मंथ ऑफ एंड। तो चलिए, इस सैलरी पीएफ की एंट्रियाँ कैसे की जाती है आज हम वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी इस सैलरी एंट्री शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने ये शीट ओपन कर ली है। ये कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर सबसे पहले लिखा है सैलरी एसआई पीएफ एंड अनपेड सैलरी ऑल जनरल एंट्री। तो दोस्तों, इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है सैलरी की, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, आपको सैलरी ड्यू जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ मंथ दिख रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सैलरी की एंट्री की जाती है वो सबसे पहले आपको ड्यू करनी होती है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं तो काम करने के बदले में आपको जो पैसा मिलता है उस पैसे को पहले आपको अपनी बुक्स में होल्ड करना, ड्यू करना पड़ता है। ड्यू करने के बाद हमें उसको फिर पे करना पड़ता है। तो पहले ड्यू की एंट्री की जाती है। तो इस एंट्री को कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको सैलरी अकाउंट डेबिट करना होता है, जो कि सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट है 12 लाख रुपए से, जो कि हमारा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। उसके बाद हमें क्रेडिट करना होता है टू ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अकाउंट 2,30,000 रुपये से। दोस्तों, जो हमारी कैलकुलेशन हमने की है, हमारे अकॉर्डिंग ये 2,30,000 रुपये बना है ईएसआई का। दोस्तों, ये ईएसआई एम्प्लॉय की है, ना कि एम्प्लॉयर की। तो दोस्तों, एम्प्लॉयर की भी पीएफ और एसआई कटती है, तो वो कितने परसेंट कटती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ एसआई एम्प्लॉय को हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया है, जो कि हमारे जितने, अगर हमारी इंडस्ट्री में हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं तो उन सबका मिला के हमारी एसआई बनती है 2,30,000 रुपये। ठीक इसी तरह उन सब वर्करों का पीएफ भी कटता है। तो एम्प्लॉई का ही जो पीएफ होता है उसी को हमें क्रेडिट करना होता है टू पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अकाउंट क्रेडिट। हमने लिखा है 2,70,000 रुपये से। ठीक उसी तरह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सैलरी पर टीडीएस कटता है। टीडीएस उन लोगों का कटता है जिनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो हमारी क्रॉस कर जाती है अप टू 250 लाख के ऊपर। तो जिन जिन लोगों का हमारा टीडीएस कटना होता है उसकी हमने एक समरी बनानी होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो टीडीएस है वो 75,000 रुपये का होता है। तो मैंने यहाँ टीडीएस अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 75,000 रुपये से। अब देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में अब आपको एक एंट्री दिखेगी टू सैलरी पेबल अकाउंट। जो ये हमारी सैलरी पेबल अकाउंट होता है ये हमारा 6,35,000 रुपये से बना है। दोस्तों, सैलरी पेबल अकाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल मतलब कि जो हमें खर्चा हमें करना है फ्यूचर में, यानी कि हमें जो खर्चा देना है। अगर ये हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी मई की सैलरी है। अगर हम इसे मान के चलते हैं ये हमारी मई 2023 की सैलरी है, तो हम इसकी एंट्री 31 मई में ही करेंगे। 31 मई में जो उसकी एंट्री होगी ठीक इसी तरीके से होगी। और दोस्तों, हर किसी की सैलरी इंडस्ट्री में सबको 7 या 8 तारीख तक आ जाती है। तो जब इसकी सैलरी आती है तब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने इसकी ड्यू की एंट्री कर दी है। अब इसी तरह मैं इसको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा था है नाउ पेमेंट एंट्री फॉर ड्यू बैलेंस। जो बैलेंस हमने यहाँ ड्यू किया था हम उसकी अब पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है ईएसआई पेमेंट। तो ईएसआई पेमेंट हमारा यहाँ है एसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट। तो एसआई हमारा 2,30,000 रुपये से कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉय का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने 2,30,000 से ही एसआई को हमने यहाँ ड्यू किया था। अब इस जो अमाउंट को हमने ड्यू किया था अब हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो एएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 रुपये। ठीक इसी तरह दोस्तों, जो कंपनी चलाता है, जो डायरेक्टर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसकी भी कुछ परसेंट एएसआई कटती है, जो कि हमारे एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स अकाउंट में जाती है। ठीक इसी तरह जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको हमने यहाँ डेबिट कर दिया है। अब इसी तरह हम अपने एक लेज़र और बनाते हैं एएसआई एम्प्लॉयर अकाउंट कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट। तो 4,70,000 रुपये से हमने इसको यहाँ डेबिट कर दिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों,
अब हम इसको पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट से। मैंने यहाँ SBI बैंक लिया है क्योंकि हमारा अकाउंट SBI में है। अगर आपका किसी दूसरे अकाउंट में हो तो आप यहाँ वो अपना अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कैश में सैलरी देते हैं तो आप कैश अकाउंट को भी अपनी बुक्स में क्रेडिट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था ESI वो 2,30,000 था, और एम्प्लॉयर्स यानी मालिक ने जो किया कंट्रीब्यूशन वो 4,70,000 किया। तो हमारा टोटल बना के ये 7 लाख रुपए हो गया है। अब इस 7 लाख को हमने बैंक के अकाउंट के ज़रिए पे कर दिया है। ठीक इसी तरह दोस्तों अब हम PF की एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, PF हमने जो ड्यू किया था, PF हमने 2,70,000 रुपये से ड्यू किया था। अब इस 2,70,000 रुपये को हम यहाँ नीचे पे करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारी PF की एंट्री यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा PF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट। तो PF हमारा 2,70,000 रुपये था हमारे एम्प्लॉई का। और ठीक दोस्तों, एम्प्लॉयर्स का भी कुछ PF कंट्रीब्यूट होता है जो कि एम्प्लॉय के PUN नंबर में खाते में जाता है। UN नंबर दोस्तों एक यूनिफाइड पोर्टल होता है जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया होता है। अब हम अपने यहाँ PF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 3,60,000 रुपये से, जो कि एम्प्लॉयर का इतना PF बैलेंस कटा है। दोस्तों हमेशा एम्प्लॉय का अगर कोई PF कटता है तो एम्प्लॉयर का भी साथ साथ उतना डिडक्ट होता है। और हर एक इंडस्ट्री में ये दोस्तों 12% की लिमिट होती है, 12% हमारा PF कटता है। तो यहाँ 3,60,000 रुपये हमारे यहाँ एम्प्लॉयर के कटे हैं। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा 6,30,000 रुपये ये बन गया है। अब इस 6,30,000 रुपये को हमने अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए यहाँ पर पे कर दिया है, 6,30,000 रुपये। दोस्तों ये जो आपकी पेमेंट की एंट्री है ये आपकी अगले महीने में आएगी। जिस दिन आप सैलरी पे करते हैं उसी दिन आपको पेमेंट की एंट्रियाँ भी डालनी है। और दोस्तों ड्यू की एंट्री जो होती है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जो आपने प्रोविज़न लेके चले हो आप सैलरी का, वो आपको उसी महीने, जिस महीने का आप प्रोविज़न लेके चल रहे हो, आपको उसी महीने में बुक करना होता है। अगर हम बात करें ये हमारी मई की सैलरी है तो हमें जो अपना प्रोविज़न बुक करना है वो हमें 31 मई को करना है। और अगर हम बात करें पेमेंट की, तो हम अगर पेमेंट करते हैं तो हम जिस दिन भी दिन पेमेंट करते हैं हमें उसी दिन को अपने बुक्स में क्रेडिट डेबिट करना होता है। अब यहाँ देखिए हमने PF भी अपना यहाँ पेमेंट कर दी है। अब उसके बाद अब हमारे यहाँ आती है TDS। तो दोस्तों हमारा जो TDS अकाउंट है वो हमारा 75,000 रुपये से है। तो चलिए इस 75,000 का जो हमने प्रोविज़न बनाया था वो हमारा ये रहा, TDS पेमेंट। तो दोस्तों TDS अकाउंट डेबिट 75,000 रुपये टू SBI बैंक अकाउंट 75,000 रुपये। दोस्तों हम जिन जिन लोगों का हमने TDS काटा था अब उसकी हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी है चालान के थ्रू, और उसकी जो एंट्री होती है वो हम अपनी बुक्स में किस तरीके से करते हैं, TDS अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और जिस भी तरीके से आपने पेमेंट करी हो, चाहे बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू। वैसे तो दोस्तों TDS में कभी कैश में पेमेंट की नहीं जाती, तो ये बैंक के थ्रू ही की जाती है क्योंकि इसका चालान जनरेट होता है ESI पोर्टल पर। तो हमने यहाँ इसका चालान जनरेट किया था, अब हमने इसकी पेमेंट भी यहाँ कर दी है 75,000 रुपये से। अब हम थोड़ा इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बनती है हमारी नेट सैलरी। नेट सैलरी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ ऊपर हमने जो प्रोविज़न लिया था ये हमारा 6,35,000 रुपये का हमने प्रोविज़न लिया था। ठीक इसी तरह हमने जो अपने यहाँ नीचे इसको अब हम पे करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 6,35,000 रुपये टू SBI बैंक अकाउंट। हमने दोस्तों जो प्रोविज़न बनाया था सैलरी का वो 6,35,000 बना था नेट बना के, नेट मिला के। तो अब हम इस 6,35,000 रुपये को हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया है। दोस्तों सैलरी पेबल अकाउंट जो होता है वो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी कि जो हमें पे करना होता है, एक तरह से कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी होती है। तो हमेशा दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, लायबिलिटी हमेशा कभी भी डेबिट साइड में नहीं आती। लायबिलिटी अगर आएगी तो हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ही आएगी। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे वो अगर आप उनका प्रोविज़न बनाते हो तो वो आपके क्रेडिट साइड ही रिफ्लेक्ट होंगे। अगर कोई प्रोविज़न आपका डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो आपका एंट्री गलत होगी, आपको उसे दोबारा एक बार रीचेक करनी होगी। तो ठीक इसी केस में यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना जो प्रोविज़न बनाया था सैलरी पेबल अकाउंट का, सबसे पहले मैंने इसको अमाउंट को मैंने यहाँ ड्यू किया था। सैलरी पेबल अकाउंट मैंने क्रेडिट किया था 6,35,000 रुपये से। तो दोस्तों मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई थी, 6,35,000 रुपये जो है हमारी कंपनी को देने थे। ठीक इसी 6,35,000 रुपये को अब हमने यहाँ पर नीचे पेमेंट में, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमने इसको सैलरी को यहाँ हमने पेमेंट में दिखा दिया है।
हमने ऊपर क्रेडिट किया था अपनी लायबिलिटी को, अब उसी लायबिलिटी को हमने नीचे यहाँ डेबिट कर दिया है, बैंक के ज़रिए हमने इसको पेमेंट किया है। तो यानी कि एक तरफ जहाँ कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, दूसरी तरफ पेमेंट करने के बाद वो लायबिलिटी हमारी 0 हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ सैलरी की एंट्री बता दी है, ESI की एंट्री बता दी है, PF की भी बता दी है। अब मैं आपको बताने जाता हूँ अनपेड सैलरी की। तो दोस्तों अनपेड सैलरी एंड वेजेस क्या होते हैं हमारे? अनपेड सैलरी और वेजेस हमारे वो वेजेस होते हैं जो कि कंपनी को हमें पे करने होते हैं, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो वेजेस हमने अभी तक पे नहीं किए हैं। मतलब कि अगर हमने अपने वर्कर से कोई काम कराया है अपनी फैक्ट्री में, तो बदले में हमको उसे जो पैसा देना होता है वो अभी तक हमने उसको दिया नहीं है, हमको वो पैसा उसे देना होता है। तो उसको अभी हमने होल्ड किया हुआ है, और किस वजह से किया हुआ है और उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, तो चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक अलग से फॉर्मेट शीट बनाई हुई है। दोस्तों जितने भी प्रोविज़न अभी आपने यहाँ ऊपर देखे हैं, सारे प्रोविज़न ठीक इसी तरह किए जाएंगे। अनपेड सैलरी एंड वेजेस में भी सब कुछ प्रोसेस सारा वही रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस वर्करों की या जिस अपने स्टाफ के एम्प्लॉइयों की जिसकी भी सैलरी आप होल्ड कर रहे हैं, तो उसको आपको किस तरीके से दिखाना होता है। वहाँ पे आपको एक लेज़र और बना लेना होता है, तो अनपेड सैलरी एंड वेजेस के नाम से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ अनपेड सैलरी एंड वेजेस से लेज़र बनाया हुआ है। तो दोस्तों मेरे यहाँ कुछ 4 एम्प्लॉई थे जिनकी टोटल सैलरी मिलाकर 1,35,000 रुपये बनती है। तो इन 1,35,000 रुपये को मैंने यहाँ पे पहले इसका प्रोविज़न बुक किया है। अब इस प्रोविज़न को हम देखिए दोस्तों कैसे पे करते हैं। तो ये आपका प्रोविज़न 31/3 में बुक हो जाएगा, जो भी या फिर जो भी आपका मंथ एंड हो उस डेट में आपको ये बुक कर लेना है। अब इसको मैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अनपेड सैलरी एंड वेजेस एंट्री। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ अनपेड सैलरी वेजेस को प्रोविज़न बुक किया था। अब उसी को प्रोविज़न को हम अब ट्रांसफ़र करेंगे अपने सैलरी पेबल अकाउंट में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अनपेड सैलरी एंड वेजेस अकाउंट मैंने यहाँ डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया है अपने सैलरी पेबल अकाउंट को। जो हमारा अनपेड सैलरी एंड वेजेस है वो हमारा एक्सपेंस हो गया, और जो सैलरी पेबल अकाउंट है वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। अब हमने दोस्तों देखिए इसको किस वजह से किया था, मैंने यहाँ नरेशन भी दिखा रखी है। सैलरी होल्ड ड्यू टू बैंक डिटेल नॉट फाउंड, यानी कि ये जो एम्प्लॉय थे, हो सकता है इनकी बैंक डिटेल हमें एम्प्लॉय या बैंक को ना मिली हो, या फिर उसके कुछ एरर दिखा दिया हो, इस वजह से इनकी सैलरी होल्ड की गई है। तो दोस्तों जब इनकी बैंक डिटेल कंपनी में अगर आ जाएगी, फिल हो जाएगी, तो हम इसकी सैलरी जो होल्ड की हुई है इसको हम पे कर देंगे। ठीक इसी तरीके से दोस्तों बैंक में सारी सैलरियों की एंट्रियाँ या अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्रियाँ की जाती है, आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियो।